Good morning, everyone. This is Chetan Sharma from Chetan Sharma classes and I'm your accounts teacher. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम सारे के सारे प्रिंसिपल्स और assumptions को डील करेंगे वन बाय वन और कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम चीजों को समझ लें। किताब से भी रीड करने का टाइम दूंगा, समझाऊंगा भी। समझाने के बाद जब आप किताब को रीड करोगे, उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आसान है। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन थोड़े से एग्जांपल्स के साथ। assumptions and principles of accounting 11th क्लास थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है हमारा बेसिस अकाउंटिंग assumption। कुछ इसमें assumptions बेटे ऊपर नीचे हो गई हैं, बट ये है कि हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। assumptions प्रिंसिपल में मिक्स हो गए, प्रिंसिपल assumption में मिक्स हो गए, बट डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बिजनेस एंटिटी assumption। बिजनेस एंटिटी कहती क्या है, पहले मैं इस नोट से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपकी बुक से पढ़ाऊंगा। बुक में क्या दे रखा है बेटे assumptions में? मुझे बुक देना। पहला assumption है पेज नंबर 3.3 में बेटे 2025 की किताब के बारे में बात कर रहा हूं। मैं 2025 की बुक के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है कि assumptions पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 3.3 चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या डील कर रहे हैं, assumptions को डील कर रहे हैं। तो पहली assumption है गोइंग कंसर्न assumption, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो जो बुक में है मैं उसी के साथ डील करूंगा। कौन से assumptions के बारे में बात कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न assumption। वी विल टॉक अबाउट दिस assumption। ओके, आई होप it is visible. I think it is too much visible. Now, got it. Okay. So we are going through the going concern assumption. ये होती क्या है, पहले मैं ऐसे ही समझाता हूँ। नॉर्मली गोइंग कंसर्न assumption होती क्या है बेटे, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को खोलता है, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को ओपन करता है, तो वो ये सोचकर बिजनेस को ओपन करेगा कि मेरी मृत्यु के बाद भी ये बिजनेस चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक ऐसा मानकर चलेगा। इस मानने को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अजम्पशन या एज्यूम करके चलेगा। आप लोगों ने कई बार इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस पढ़ रखी होंगी। तो अजम्पशंस का मतलब होता है ऐसा रियलिटी में 100% नहीं होता है, बट वी विल एज्यूम कि ऐसा हो रहा है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस खोलेंगे या बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे या बिजनेस के बारे में बात करेंगे या उसके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ऐसा मानकर चलेंगे कि बिजनेस जो है अनंत काल तक चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न का मतलब लगातार, गोइंग कॉन्टिन्यूअसली, दैट अजम्पशन। क्योंकि बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कई बार हमारा बिजनेस लॉस बियर कर रहा हो, हमारा बिजनेस हमें बंद करना पड़े किसी वजह से, कारणवश, या फिर मैं मर जाऊं, मेरे बाद कोई पीढ़ी ही नहीं है बिजनेस संभालने के लिए। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा चलाएगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा चलाएगा। ऐसी अजम्पशन को, ऐसा मानने को हम लोग क्या करके चलते हैं कि गोइंग कंसर्न assumption। आइए इसके अंदर वही बात लिखी हुई है, इट इज assumed that, it is assumed that it is assumed that the business will continue to operate in the foreseeable। foreseeable का मतलब होता है अनंत काल, फ्यूचर, दूरदर्शी, बहुत देर तक, आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, जिसको किसी ने देखा ही ना हो, ऐसा फ्यूचर किसी ने देखा है नहीं। तो वो कहता है कि अनंत काल तक मेरा बिजनेस चलता रहे, ऐसी मैं अजम्पशन लेके चलता रहूंगा। दूसरा, एसेट्स आर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन देयर वैल्यू ऑन गोइंग यूज, नॉट लिक्विडेटेड वैल्यू। ये कह रहा है आप इसी प्रिंसिपल की वजह से आप क्या करते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, मतलब आज की वैल्यू पर एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो। मार्केट में आज ये कितने की बिक जाएगी उस पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड किस पे करोगे कि वैल्यू आज कितनी है, मतलब कि जो चलती आ रही है। जैसे कि कोई डेप्रिसिएशन लगाते हुए आप चल रहे हो, मशीन की वैल्यू कम हो गई है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी किसी बिजनेस को खोलेगा तो ये सोच कर खोलेगा कि उसका बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अजम्पशन हमारी क्या है, पेज नंबर 3.4 पे हमें अजम्पशंस दे रखी हैं। कह रहे कंसिस्टेंसी अजम्पशन। बेटे यहाँ पे कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमारी, आई थिंक there is a missing somewhere।
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में डाल दिया उसने। तो आइए इसको करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी अकाउंटिंग को कर रहे हो, कई बार अकाउंटिंग करते टाइम कई सारे मेथड को हम लोगों को अपनाना पड़ता है। एग्जाम्पल आपका एक चैप्टर है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जब लगता है तो दो मेथड होते हैं, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आप दो मेथड को क्या करते हैं, अपनाकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी मेथड अपनाते हैं तो आप ये मान मान कर चलेंगे कि वो मेथड आप लगातार फॉलो करते रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं करेंगे बेटे। पर कई बार हमको ये चेंज करना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार। एग्जाम्पल, अगर मैं मेथड चेंज कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा, या मेरा जो बिजनेस का टारगेट है या जो मेरे बिजनेस का मोटिव है वो चेंज हो चुका है तो मुझे मेथड चेंज करना पड़ रहा है। मेरे बिजनेस का नेचर बदल गया है तो मुझे चेंज करना पड़ रहा है, या फिर कानून बदल गया है जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ रहा है। मतलब कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको मेथड चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन आप ऐसा मान कर चलोगे कि आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो माना ही जा सकता है, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई जिंदगी भर एक ही मेथड से काम करता रहे, नहीं। पर आप मान कर चलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर द अजम्पशन। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ है। अदरवाइज जब भी हम कभी भी किसी काम को करेंगे तो उसके अगर कई सारे मेथड है और हमने उसमें से कोई एक मेथड चुन लिया है तो हम उसको क्या करेंगे, लगातार फॉलो करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्या। Accounting method should be applied consistently from one period to another period। मतलब अगर 2025 से 26 में कोई अगर आपने मेथड फॉलो करा है तो आप 26 से 27 में भी वही फॉलो करोगे, 27 से 28 में भी और 28 से 29 में भी। कंसिस्टेंटली दिस ईयर एंड अनदर ईयर एंड नेक्स्ट अनदर ईयर भी आप लोग क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। सर इसका फायदा क्या होता है हमें, इट दिस अलाउ कंपैरिजन अक्रॉस ईयर। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि इस साल और पिछले साल और उससे पिछले साल में हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ या हमारा बिजनेस बढ़ा या घटा, तो इजी पड़ता है, सेम मेथड होता है। और मेथड अलग होता है तो क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, आती है नहीं आती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी बुक में किसी मेथड से कोई क्वेश्चन एग्जांपल में कर रखा है और अगर वो अनसॉल्व करवाते टाइम कोई दूसरा मेथड अपना दे तो आप कंफ्यूज हो जाते नहीं हो जाते हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है और पिछला क्वेश्चन भी सेम है तो आप वही मेथड फॉलो करोगे ना जो पिछले मेथड में फॉलो करा था। तो हेल्प रहती है कंपैरिजन करने में कि हाँ इस और इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कॉमन है और क्या अलग है। ठीक है, तो कंपैरिजन करने में ये हमारी हेल्प करता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करते हैं। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब बेटे बच्चों हमने क्या समझाया कि कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में अगर कोई मेथड अपनाता है तो उसको अनंत काल तक, लाइफ टाइम वही मेथड रखेगा, चेंज नहीं करेगा। समझ में आता है। और इसका फायदा क्या होता है कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। तो दो अजम्पशन हो गई, एक बार फिर से रिवाइज करते चलते, थर्ड वाली को कर चलते फिर जाके तीसरी तीसरी अजम्पशन क्या है, एक्रूवल अजम्पशन। आइए देखते हैं कहाँ लास्ट में थी वहां पर। एक्रूवल अजम्पशन सर इसका मतलब क्या है, ये कहता है जिस साल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, इतना तो समझते हो ना आप, रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम एंड प्रॉफिट। जिस साल रेवेन्यू और एक्सपेंस इनकर्ड होंगे, चाहे वो मिले या ना मिले, आप उसी साल रिकॉर्ड कर लो, नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाओ। जैसे कि आपने प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस और आउटस्टैंडिंग पढ़ा है, तो उसमें नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को आप इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इस ईयर के एक्सपेंस को नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले ही आप पे ना करें। अगर मैंने इस साल कोई 2 महीने का रेंट नहीं पे करा तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगले साल में 12 महीने प्लस इस महीने के 2 महीने को भी ऐड कर दूंगा, चाहे मैं पे करूं या ना करूं, मुझे इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये रूल इनकम पे भी अप्लाई होता है और एक्सपेंस पे भी अप्लाई होता है। आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड when they are earned or incurred, not when cash is received or paid। आप तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ड्यू हो गया, चाहे फिर आप उसे पे करो या मत करो, चाहे फिर आप उसको रिसीव करो या मत करो, सेम डे रिकॉर्ड कर लोगे। तो ऐसे सोच को, ऐसी एजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्रूबल अजम्पशन। सर अजम्पशन के अंदर इसको क्यों डाला बेटे? ये मैं फोर्थ चैप्टर पे जाके थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, फोर्थ चैप्टर का ट्रेलर दे रहा हूँ। फोर्थ में बस यही है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो मैं आप बात बोलने जा रहा हूँ, ये आपका फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर देगी कहीं ना कहीं। क्या है? किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के ना बेटे दो मेथड होते हैं। एक बेसिस होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूबल बेसिस। एक्रूबल बेसिस का दूसरा नाम मर्केंटाइल बेसिस भी है। क्या है? मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है? जिस दिन पैसा मिलेगा उसी दिन रिकॉर्ड होगा, चाहे फिर वो इस साल का हो या अगले साल का हो। पैसा जब आएगा तभी रिकॉर्ड करेगा, जैसा आप कैश बुक में करते थे। चाहे इस ईयर का है, चाहे प्रीवियस ईयर का है, चाहे नेक्स्ट ईयर का है, वो डजेंट मैटर किस ईयर से बिलोंग करता है, वो रिकॉर्ड उसी टाइम करेगा जिस टाइम वो रिसीव होगा। ऐसी सोच को क्या बोलते हैं? कैश बेसिस। और एक्रूवल बेसिस कहता है पैसा मिले या ना मिले, मैं उस ईयर में रिकॉर्ड करूंगा जिस ईयर से ये बिलोंग करता है, जिस ईयर में ड्यू हुआ है, जिससे ये रेफर करता है। अगर ये जून का महीने में का है तो जून में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जुलाई में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, चाहे मैं पे करूं या ना करूं। ये सोच एक्रूवल बेसिस रखता है। तो बेटे कैश बेसिस के अंदर कभी भी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो क्रेडिट सेल को वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, वो तो जब रिकॉर्ड करेगा जिस दिन वो पे करेगा। ठीक है? तो कैश बेसिस में क्रेडिट और कैश में से सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। आप कैश बेसिस को कैश बुक की तरह सोच सकते हो कि उसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आती है? ओनली कैश। कौन सी आती है? ओनली कैश। और एक्रूवल में क्या होता है? जिस दिन ड्यू हो गया वो दिन की भी एंट्री बनाओगे नहीं पे करने की, और जिस दिन पे करोगे उस दिन की भी एंट्री बनाओगे। मतलब आप क्रेडिट परचेज की भी एंट्री बनाओगे और आप परचेज के बाद जब उसको पैसे दे दोगे बाद में उसकी भी एंट्री बनाओगे। तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, और कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिना पैसे के कोई चीज को रिकॉर्ड करता ही नहीं है। तो ये दो अजम्पशन, दो बेसिस पता चले अकाउंटिंग के। कौन कौन से बेसिस होते हैं? दो बेसिस। कितने तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाती है? एक कैश बेसिस और एक एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस में क्या होता है? पे कब कराए ये मैटर नहीं करता, किस महीने से या साल से बिलोंग करता है वो मैटर करता है। कैश बेसिस कहता है किस महीने और साल से मैटर नहीं करता, कब पे करा गया या कब रिसीव करा गया वो मैटर करता है। तो अजम्पशन का सर इसमें क्या रोल आया? अजम्पशन का ये रोल आया कि दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ लोग कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक्रूवल बेसिस फॉलो किया जाता है, ना कि कैश बेसिस। पर ये अकाउंटिंग में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि दुनिया के सभी व्यक्ति एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, ना कि कैश बेसिस को। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सभी व्यक्ति एक्रूवल भी फॉलो करते हो? नहीं। एक आध तो ऐसा होगा जो कैश बेसिस फॉलो करता होगा। सर कौन है? सुनार। सुनार कभी उधार नहीं देता, वो कहता है पे करूंगा तो भी कैश और लूंगा तो भी कैश। वहां उधार का कोई सीन ही नहीं है, वरना तो लुट जाएगी दुकान। पर परचूरी की दुकान में उधार होता है। मानते हो नहीं मानते हो? तो एक्रूवल बेसिस कौन फॉलो करता है? परचूरी की दुकान वाला। और सुनार क्या फॉलो करता है? कैश बेसिस। पर हम अकाउंटिंग करते टाइम ये मान के चलेंगे कि दुनिया के सारे व्यक्ति क्या फॉलो करते हैं? एक्रूवल बेसिस को। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एक्रूवल अजम्पशन। तो आपके चैप्टर नंबर 4 कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ यही बताता है कि कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या होता है और उसके डिफरेंस बिटवीन। तो उसी को बताना इसलिए जरूरी था, क्योंकि दोनों मेथड जब हमारे पास अवेलेबल है, पर हम मान के ये चलेंगे कि दुनिया के सभी व्यक्ति कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? एक्रूवल बेसिस अजम्पशन के मान के चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो तो सकता नहीं बेटे, तीनों अजम्पशन पे ध्यान दो कि इनका नाम एजम्पशन ही क्यों रखा गया, अजम्पशन में ही क्यों डाला। रीजन ये है कि कोई भी बिजनेस अनंत काल तक नहीं चल सकता, पर अकाउंटिंग करते टाइम हमेशा मान के चलेंगे, मानने को बोलते हैं एजम्पशन। दूसरा, जिंदगी में कभी भी हम कोई मेथड चेंज ही नहीं करेंगे, एक ही मेथड को 85 साल तक फॉलो करते रहेंगे। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। दुनिया के सभी व्यक्ति एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, कैश बेसिस फॉलो ही नहीं करते। ये भी हमको मानकर चलना पड़ेगा। इसीलिए ये तीनों मान्यताओं में आ जाते हैं, और मान्यताओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। तो एक्रूवल अजम्पशन, तो अजम्पशंस कितनी है अकाउंटिंग की? 3 अजम्पशन है। पहली गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, प्रिंसिपल वर्ड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और दूसरा क्या है?
कंसिस्टेंसी एजम्पशन, और तीसरा क्या है हमारा एक्रूवल एजम्पशन। और एक्रूवल एजम्पशन का मतलब क्या है, सामने बहुत प्यारे एग्जांपल से दे रखा है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जो मैंने बोला था वही है। वो कहता है पैसा मिला नहीं मिला वो मैटर नहीं करता, कब हुआ वो मैटर करता है, वही लिखा है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आर अर्नड और इनकर्ड। अर्न का मतलब होता है कमा लिया, या खर्चे के लिए इनकर्ड वर्ड बोला गया है, खर्चे के लिए इनकर्ड वर्ड बोला है, और इनकम के लिए अर्न वर्ड बोला है। नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, उस दिन रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा जिस दिन आप पे करोगे एक्सपेंस या रिसीव करोगे इनकम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी अजम्पशंस कंप्लीट। अब हम लोग किसकी तरफ आने जा रहे हैं बेटे, प्रिंसिपल्स की तरफ। तो पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये रहा, अब इसने इसको अजम्पशन में डाल दिया, जबकि है ये क्या हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है बेटे, ये बस मैंने आपको इसलिए लिख दिया है ताकि शॉर्ट लाइन में सबको समझ में आ जाए। बाकी बुक से रीड करोगे तो जो मैंने बोला है वही आपको समझ में आएगा। वीडियो जब आप देखोगे तो मेरी एक प्रिंसिपल और अजम्पशन जब खत्म हो जाए तो उसे पॉज करके बुक का रीड करना, फिर अगला प्रिंसिपल पढ़ना, फिर उसे पॉज करना, फिर बुक का रीड करना। 101% आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रिंसिपल समझ में नहीं आता है, अजम्पशन समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ये वाले कॉन्सेप्ट की आप शॉर्ट वीडियो या एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके ऊपर रील या शॉर्ट वीडियो बना के ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा। जो मेरे पास है वो तो मुझे बोल देंगे, लेकिन जो मेरे पास नहीं है वो कैसे बोलेंगे। तो उनके पास एक ही सोर्स है, क्या, कमेंट बॉक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, अब हम प्रिंसिपल्स पे आ रहे हैं, हमारी अजम्पशंस नहीं है। तो पहला क्या है, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। सर इसका मतलब क्या है बेटे, जिस दिन मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था उसी दिन मैंने तुम्हें ये बात पढ़ा दी थी कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मान के चलेंगे, और हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे क्या मान के करेंगे, अपने आप को बिजनेस मान के करेंगे। इसी बात को तो ये कहता है एंट्री, इसी की वजह से तो होता है, पढ़ो, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। यही तो लिखा है कि बिजनेस को उसके ओनर से अलग मानकर चला जाएगा। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर आर नॉट मिक्स विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम किस में डाल देते हैं, ड्राइंग में, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम किस में डालते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन में। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा जा तो रहा है पर बिजनेस में आ नहीं रहा है, दैट्स व्हाई ड्राइंग लिखते थे। और जब वो बिजनेस यूज के लिए बैंक से पैसा निकालता था तो बैंक से पैसा कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस में वो आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये रहा, मनी मेजरमेंट क्या बोलता है बच्चों, मनी मेजरमेंट कहता है मैं सिर्फ पैसे की भाषा समझता हूं, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे क्यों मरती, ऐसे कुछ कहता है। कहता है जिस चीज को आप पैसे में नाप नहीं सकते, नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आई एम रिकॉर्डेड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस और एंटर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर, नंबर को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। और जो बिना नंबर की चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी। एग्जाम्पल मेरे बच्चों, मेरे बाल बड़े हैं, कुछ सेंटीमीटर तो बड़े होंगे तो नंबर में मेजर कर सकते हो, लेकिन मेरे बाल काले हैं, ये इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज व्हाट, इट इज क्वालिटी। ये क्या है, क्वालिटी। मैं इंटेलिजेंट हूं, ये भी एक क्वालिटी है। सुंदरता, क्वालिटी। नेचर अच्छा, क्वालिटी। तेज, क्वालिटी। हेल्पफुल, क्वालिटी। हम्बल, क्वालिटी। ये क्या है, इनको नंबर में नहीं आप मेजर कर सकते। भाई वो सुनील है ना, 10 नंबर की नेचर उसका अच्छा है, उसका 5 ही नंबर का नेचर है, ऐसा बोलते हो नहीं। हाँ, हाइट को बोलते हो, उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, उसकी हाइट 5 फुट है। तो हाइट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बट quality is not measured in terms of money. So anything which is measured in terms of money called quantitative, or anything which is not measurable in terms of number is called qualitative. Qualitative किसे कहते हैं, जिसको नंबर में नापा नहीं जा सकता। और क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, मम्मी ने चप्पल मारी, चप्पल कितनी जोर की लगी ये मेजर नहीं कर सकते, ये क्वालिटी है मम्मी की, दूर से भी मार देती है, लेकिन
चप्पल कितनी लगी वो नाप सकते हो कि 4 चप्पल पड़ी कि 5 चप्पल पड़ी। बात है तो एनीथिंग विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर आर क्वांटिटेटिव और एनीथिंग विच इज नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड क्वालिटेटिव। तो मनी मेजरमेंट कहता है आई एम रिकॉर्डेड ओनली क्वांटिटेटिव थिंग्स not qualitative, because qualitative are not measurable or expressed in terms of number. I am recorded only that thing which is measurable in terms of number. केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करूंगा जिसको पैसे में नापा जा सकता है। क्या है वो देखिए, only those transaction which can be expressed in monetary term are recorded. Non monetary factor like employee skill, brand reputation are not recorded in the accounts. ये लिखा नहीं लिखा है सर, ये नोट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ, इनको मैं एडिट करके जो इनके करेक्शन है उनको करेक्शन करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे सुनिए अगला, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये रहा, अजम्पशन में डाल दी इसने। सर ये क्या होता है? एक एक बात बताओ, हमारा बच्चा बदतमीज है, ये पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर एक महीने बाद या हर एक फर्स्ट टर्म के बाद, सेकंड टर्म के बाद, फाइनल टर्म के बाद होती है, नहीं होती है पेरेंट्स मीटिंग? पर्पस क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग का? कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेरेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि उनका बच्चा कितना पढ़ रहा है या कितना सुधर रहा है या कितना बिगड़ रहा है। तो ऐसे ही बिजनेस होता है बेटा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमको उसके सभी इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके एक जगह पे ये कंपेयर करना होता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो कुछ ऐसा करेंगे कि और प्रॉफिट बढ़े, और अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसका कारण जानेंगे कि लॉस में क्यों जा रहा है, और कारण पता लगेगा तो उस चीज को ठीक करेंगे कि बिजनेस को ठीक करा जाए। तो पीरियडिसिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करोगे और चेक करोगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अब वो पीरियड 1 मंथ हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, 1 ईयरली हो सकता है, 5 ईयरली हो सकता है, 10 ईयरली हो सकता है। आपका जो दिल करे आप वो पर्टिकुलर पीरियड मान सकते हैं। तो पूरे बिजनेस की लाइफ को टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप बर्थडे हर एक साल के बाद मनाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो इनको जिनको 9 महीने नहीं होते हैं, मतलब पहला साल जब होता है, उनकी मम्मियां हर एक महीने के बाद बर्थडे मनाती है। टुडे इज माई बेबीज फर्स्ट मंथ बर्थडे, टुडे इज माई बेबी सेकंड मंथ बर्थडे। ऐसे एनिवर्सरी वाले क्या बोलते हैं, आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया, हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी बेबी। तो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ है, और जब शादी को 1 साल बीत जाते हैं, जूते चप्पल पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी खुद की एनिवर्सरी भी याद नहीं रहते, कहते हैं इस दिन को मत याद दिलाया करो, बहुत दर्द होता है। तो ऐसा ही कुछ हाल है मेरे बच्चे, पूरी लाइफ को हम एक पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे तो करते हैं, हम कितने साल जिएंगे? 70 साल। तो पूरी लाइफ को हमने, पूरी लाइफ की स्पैन को हमने क्या कर दिया, हर एक साल में क्या कर दिया, काट काट के डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमें ये पता चला कि हर एक साल बाद मैंने कितनी प्रोग्रेस करी। ऐसे स्कूल ने आपकी लाइफ को डिवाइड कर दिया, पहली साल नर्सरी, उसके बाद यूकेजी, फिर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप 12वीं क्लास में हो तो आपसे बोला जाता है कि आपको पढ़ते हुए 15 साल हो गए, 3 साल नर्सरी एलकेजी यूकेजी और 12 साल क्लास। तो सबको पता है पीरियड में डिवाइड कर दिया। सर ये तो ईयर का एग्जांपल हुआ, मंथली का बता दो। मंथली में किराया लिया जाता है बेटा, एक 30 दिन के, हर 30 दिन के बाद वो क्या कहता है, रेंट दो। हर 30 दिन के बाद वो क्या कहता है, रिचार्ज करो। स्कूल में क्वार्टरली फीस जाती है, हर 3 महीने की फीस, ये क्वार्टरली का एग्जाम्पल है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं कि पूरी लाइफ को क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम ये बिजनेस में चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोज का मतलब क्या है बेटे? फुल डिस्क्लोज ये कहता है कि जब भी किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो उसको अपने पार्टनर को सब कुछ बता देना चाहिए उसके पास्ट के बारे में, कि भाई मुझको ये बीमारी है, मुझे अस्थमा की बीमारी है, या मुझे सर्वाइकल है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को हार्ट अटैक आ चुका है, या मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, या मुझे दौरे पड़ते हैं रात को मिर्गी के। तो ये सारी हरकतें उसे बता देनी चाहिए, नहीं तो कुछ समय के उपरांत उसको पता चल जाएगा
क्योंकि रात दिन आपको उसी मनुष्य चेहरे को देखना है। सर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं गुजर रहा हूँ, लेकिन जो लोग शेयर करते हैं वो गुजर रहे हैं। यूं कहते हैं कि कुछ समय तक तो अच्छा लगता है। एक एक घंटे की मीटिंग के लिए लड़की 1 घंटे की मीटिंग के लिए लड़की पूरा दिन तैयार होके जाती है। ठीक है, अगर उसी शकल को चौबीसों घंटे देखना पड़े, सुबह सुबह आंख खुली नहीं और बाल बिखरी हुई औरत बगल में पड़ी है, जिसने पीओपी भी नहीं कर रखी, जो आपको दिख रहे थे, आपका ये तिल बहुत अच्छा लग रहा है। वो तिल भैया आर्टिफिशियल है, वो बनाया गया है। वो रील्स आती है ना मेकअप वाली, लड़के विग लगा के लड़की बन जा रहे हैं, लड़कियां भी फेल हो रही हैं। तो ये है क्या बेटे? यही है फुल डिस्क्लोज का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता देना है कि मेरे साथ पास्ट में ये हो चुका है, ताकि भविष्य में अगर उसको पता चले तो तलाक न हो। आधे से ज्यादा डाइवोर्स तो इसीलिए होते हैं कि उनको शादी के बाद पता चलता है उनकी असलियत के बारे में। ओ माय गॉड, ये तो धोखा हो गया, गिफ्ट खोला तो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो वो अनबॉक्सिंग करते हैं ना, टूटा हुआ निकला, तो पहले ही बता दो कि भाई ये डिफेक्ट है, ये कारण है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? तो सर बिजनेस में इसका क्या रोल है? बिजनेस में मेरे बच्चे इसका ये रोल है कि जब कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसको ये हक है कि आपके बिजनेस पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, आपने कितने केस कर रखे हैं, आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, या आपकी कंपनी में लीकेज है, या आपके फाइनेंस, या आप पे कर्जा कितना है, आप पे बाहर वालों का कर्जा कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने का हक है। जब कोई बंदा पैसा लगा रहा है आपके बिजनेस में, तो ही हैव राइट टू नो, उसको हक है, हर चीज उसको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कानून क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देंगे, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग यूजर्स को दे देंगे, ताकि वो चेक करें और ये देखे कि आपका बिजनेस में क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी जानने के बावजूद भी वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई पाप नहीं करा है, पर आप पे कर्जे ही कर्जे है और आप बैलेंस शीट में शो ही नहीं कर रहे। एसेट्स की वैल्यू गायब है, आपने एसेट शो कर रखी है। लाइबिलिटी या कैपिटल से भी ज्यादा है, आपने वो कम कर रखी है। तो ये क्या है? फ्रॉड है बेटे। इस फ्रॉड को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। नकली बैलेंस शीट बनाने को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। सरल भाषा में, जो लड़के और लड़कियां पीओपी करके आ जाते हैं ना, जो मर्द औरत बन के आ जाते हैं, वो बेटे विंडो ड्रेसिंग है। जब उनका मुंह धुलवाओ तब पता चलता है कि ये मर्द है। तो ऐसे ही कुछ सीन यहाँ पे है। आइए फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, पढ़ के देखते हैं। वही बात है, ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सर ये मटेरियल का मतलब क्या होता है? बेटे पनीर की सब्जी में पनीर मटेरियल होता है। अगर आपने किसी को बोला भाई पनीर की सब्जी खाएगा, हाँ हाँ खाऊंगा, एक कटोरी में दे दी, खाने बैठा, बंदे ने 3 बाइट में तीनों पनीर के पीस खा गया, रह गई ग्रेवी ग्रेवी। अब कह रहा भाई तू खा ले, मैं चल रहा हूँ। कह रहा पूरा मटेरियल खा के चल दिया बेटे। तो ये मटेरियल होता है। जिस चीज की वो चीज है, सब्जी है, वो चीज ही गायब है। तो ये क्या है? मटेरियल इंफॉर्मेशन गायब। तो यही वो कह रहा है कि ऑल मटेरियल पनीर, बिजनेस में पनीर क्या है? ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कहते हैं? बैलेंस शीट को। होती तो 5 प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटे, मैं बताता हूं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन आते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी स्टेटमेंटों को जब हम फाइल के अंदर डाल देते हैं, तो उस फाइल के ऊपर नाम क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कोई बंदा उसको पढ़ेगा, तो उसको बिजनेस के बारे में सारी जानकारी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऑल मटेरियल और इमटेरियल इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगी। मेरे वर्कर को खांसी हो रही है, ये भी तो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की। बिजनेस में वर्कर है, वर्कर को खांसी हो रही है, वो बताना जरूरी है। तो क्या कहा भैया ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये बताओ वर्कर की सैलरी कब से नहीं दी, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कौन सा है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल।
ये रहा प्रूडेंस और कंजर्वेटिव में प्रिंसिपल क्या होता है, सुनिए बेटे। खर्चे आने से पहले उनकी तैयारी कर लो, और इनकम जब तक आ ना जाए तब तक उसे रिकॉर्ड मत करो। मतलब सर, आपने मुझसे शादी करोगी मूवी देखी है? उसमें सलमान खान ने 3 गुल्लक बना रखी थी, माँ की इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, और एक खाली। तो बेटे भविष्य में उसको पता है बहन की शादी होनी है, तो उसने आज से ही जोड़ना चालू कर दिया है, फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस के लिए अभी से रेडी है। सर साइकिल में ब्रेक क्यों देते हैं? भविष्य में आने वाली घटना के लिए ब्रेक। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। सर बैंक में पैसे क्यों बचाए जाते हैं, सेविंग क्यों करी जाती है? फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी का सामना करने के लिए वी नीड फंड। फंड कोई देगा नहीं, तो हमें ही वो फंड क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। सर हमें कॉन्ट्रैक्ट 5 साल बाद मिलेगा, आज ही पार्टी करेंगे। नहीं बेटे, जब तक कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना आ जाएं और कॉन्ट्रैक्ट सच में ना मिल जाए तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब इनकम के लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे और एक्सपेंस के लिए भी स्ट्रिक्ट रहेंगे। एक्सपेंस होने से दूर दिख रहा है, बंदा साइकिल के सामने आने वाला है, उनने पहली ब्रेक मार ली है, ये क्या है, एक्सपेंस के लिए। और इनकम, इनकम का मतलब जब तक वो इनकम हाथ में नहीं आ जाएगी तब तक उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटियों के लिए जो पैसा बचाया जाता है वो क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। देखिए पढ़िए क्या बोलता है, when in doubt, when in debt, choose the method, हाँ, do not recorded anticipated profit but provide for all possible losses। ये कहता है कि भविष्य में होने वाले जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनके लिए अभी से बैकअप तैयारी कर लीजिए। और एंटिसिपेटेड का मतलब होता है आशंका है, अगर किसी प्रॉफिट की आशंकाएं आने की तो उसके लिए आप तैयार, उसके लिए अभी से ही हैप्पीनेस मत करिए या रिकॉर्ड उसे मत करिए। मतलब खर्चों के लिए अभी से तैयार हो जाइए, और इनकम जब तक रिसीव ना हो जाए तब तक उसे मानना नहीं है। तो समझ में आया? इसको बेटे कहते हैं कंजर्व, का मतलब होता है डर डर के चलना। डर डर के चलने को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। और इसका दूसरा नाम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और रिजर्व बनाते हैं भविष्य में होने वाले लॉसेस के लिए। तो ये क्या है तुम्हारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये रहा। ये कहता है, ये कहीं ना कहीं प्रूडेंस से मैच होता है, ध्यान से सुनना, नोटिस करोगे। ये कहता है एसेट्स को आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड करो जितने की खरीदी थी, ना कि जितने की है उतने की रिकॉर्ड मत करो। मैंने एक जमीन 500 रुपए की खरीदी थी कनॉट प्लेस में, मेरे बाबा के बाबा ने कनॉट प्लेस में अपने जमाने में 500 रुपए की जमीन खरीदी थी। आज वो जमीन 500 करोड़ की है, तो मुझे कितने पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, 500 पे या 500 करोड़ पे? 500 पे या 500 करोड़ पे? 500 करोड़ पे नहीं, जिस दिन बेचोगे और जिस दिन हाथ में पैसा आ जाएगा उस दिन मानोगे इसे 500 करोड़ की। बेच थोड़ी रहे हो, जब तक बेचोगे नहीं तब तक 500 रुपए पे ही रहेगी। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, हिस्ट्री या कॉस्ट प्रिंसिपल। कि जितने पे चीज खरीदी है उतने पे रिकॉर्ड करो, ना कि जितने की आज है उतने पे रिकॉर्ड करो। हिस्ट्री में, हिस्ट्री हो गई मेरे बाबा के बाबा के बाबा, हिस्ट्री में पास्ट में जितने की चीज खरीदी थी उतने पे रिकॉर्ड करो, ना कि आज के प्राइस पे। क्योंकि जिस दिन जब बिक जाएगी तो पैसा आ जाएगा, जब तक बिकेगी नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं हुआ, और प्रॉफिट होने से पहले उसे रिकॉर्ड नहीं करते। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो यही बात लिखी है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, जितने पे परचेज खरीदी उतने पे, ठीक है। मार्केट वैल्यू और रीसेल वैल्यू इज नॉट कंसीडर अनलेस रिक्वायर्ड, जब तक उसकी जरूरत ना हो आप मार्केट वैल्यू और रीसेल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। कारण पता है ना क्यों,
क्योंकि भाई जब तुम बेच ही नहीं रहे, तो पैसा आ नहीं रहा, तो तुम एज्यूम कैसे चल कर ले रहे हो। मेरी स्कूटी है, मुझे तो मेरी स्कूटी अभी भी 1 लाख की लगती है, आज बेचने जाऊंगा तो 30-20 हजार की बिकेगी। फैक्ट है नहीं है? तो जब तक हाथ में पैसा ना आ जाए तब तक उस चीज को उतने रुपए की मानना नहीं चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, थोड़े से बचे हैं, बस खत्म होने वाले हैं। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है बेटे, शादी या लड़ाई, 19 साल के लड़के की लड़ाई 19 साल के लड़के से ही होनी चाहिए। 6 साल के बच्चे की लड़ाई 6 साल के बच्चे से ही होनी चाहिए। 19 साल की लड़की की शादी 19 साल के लड़के से ही होनी चाहिए। 25 साल के लड़के की शादी 25 साल के लड़के से होनी चाहिए। और 48 साल के आदमी की शादी 48 साल की औरत से होनी चाहिए। ठीक है। सेम ये कहता है कि जितने महीने की इनकम है उतने ही महीने के एक्सपेंस से कंपैरिजन कीजिए। 12 महीने की इनकम ले ली, 8 महीने के एक्सपेंस ले लिए, प्रॉफिट ही होगा। 12 महीने की इनकम ले ली, 8 महीने के एक्सपेंस ले लिए, प्रॉफिट दिखेगा। अरे 19 साल के लड़के को 6 साल के लड़के से लड़वाओगे तो 19 साल का ही जीतेगा। उल्टा कर दो, 12 साल की इनकम को, 12 महीने की इनकम को 14 महीने के एक्सपेंस से कंपेयर कर रहे हो तो लॉस ही दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा ही कम। सेम है बेटा। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि पीरियड ऑफ एक्सपेंस शुड बी मैच विद द पीरियड ऑफ इनकम। बेटे पीरियड वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ। इनकम और एक्सपेंस मैच कर गए तो झुंझुना बजाया क्या पूरे साल? 1 लाख कमाया, 1 लाख गवा दिया, मैच हो गया। सर आपने बोला था मैचिंग प्रिंसिपल, इनकम शुड बी मैच विद द एक्सपेंस, तो प्रॉफिट जीरो। ये तो बेवकूफी हो गई। बेटे सर ने इनकम और एक्सपेंस मैच करने की नहीं बोला था, सर ने बोला था पीरियड, कि 10 महीने की इनकम हो तो 10 ही महीने के एक्सपेंस होने चाहिए, फिर उसे मैच करो कि ज्यादा कौन है। अगर फिर भी एक्सपेंस ज्यादा आता है तो आपने लॉस किया है, और अगर फिर भी इनकम ज्यादा आ रही है तो आपने प्रॉफिट किया है। तो द पीरियड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट मैचिंग में, याद रखना। पीरियड वर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वो नहीं लिखा तो लॉजिक लगाओ क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंस शुड बी मैच विद द इनकम। अच्छी बात बोल रहा हूं मैं, जीरो कमाया और मैं बोल रहा हूं पीरियड ऑफ एक्सपेंस शुड बी मैच विद द पीरियड ऑफ इनकम, नाउ इट इज करेक्ट। सामने एक्सपेंस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड। पीरियड वर्ड बोलना है कि जितने महीने का एक्सपेंस हो उतने ही महीने की इनकम होनी चाहिए। ये कौन कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। लास्ट नहीं, अभी और है। डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट। आइए, डबल एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है बेटे? हर एक चीज को दो नजरिए से देखना ही मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सिखा दिया था कि कोई भी चीज होती है उसका प्रतिरूप भी होता है कुछ ना कुछ। अगर कैश गया है तो माल भी आया होगा, अगर पैसा आया है तो कुछ ना कुछ गया भी होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन का हमें क्या देखना है? डबल इफेक्ट। तो ये सोच जो आपको पैदा करी गई है इसी को क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, वही हम रिकॉर्ड करते। देखिए क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। ये जो आपने सीखा था इसी सोच को क्या बोलते हैं? ये जो मैंने आपके अंदर सोच डाली है, सॉफ्टवेयर डाला है, प्रिंसिपल डाला, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? डुअल एस्पेक्ट या डबल सिम प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या बोलता है? ये बेटे प्रूडेंस का इनकम वाला पार्ट है, बस प्रूडेंस का इनकम वाला पार्ट ही। पता है क्या बोलता है? रेवेन्यू को उस दिन रिकॉर्ड करो जिस दिन तुम्हारे हाथ में आ जाए, इनकम को उस दिन रिकॉर्ड करो जिस दिन तुम्हारे हाथ में आ जाए। आ जाओ पढ़ लो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज से, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री बनाना, रिकॉर्ड करना, नोट करना, डायरी में लिखना। ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड। जिस दिन आपने कमा लिया, मैंने 1 महीने ट्यूशन पढ़ा दी, अब फीस मिले या ना मिले इनकम तो हो गई मेरी, क्योंकि देना तो अब तुझे पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा क्या बन चुका है अब? डेटर। मुझे तुमसे पैसा लेना बाकी है, मैंने अपनी सर्विस तुम्हें प्रोवाइड
कर दी, चाहे पैसा मिले या ना मिले, चाहे पैसा मिले या ना मिले, आप क्या कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपने इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखे हैं, उनके बिल, पर्ची, वाउचर, चेक, स्लिप होनी चाहिए। देयर मस्ट बी मैच, क्रॉस चेक होना चाहिए। अगर आपने माल परचेज करा है तो उसका बिल कहाँ है, अगर आपने माल बेचा है तो उसका बिल कहाँ है, आपके पास ये पैसा आया इसका प्रूफ कहाँ है, आपके पास ये पैसा गया इसका प्रूफ क्या है। इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ जब इस प्रिंसिपल को पढ़ो। हर एक चीज का क्या चाहिए, प्रूफ, एविडेंस, पर्ची, वाउचर, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, स्लिप, ये सब चाहिए। कहाँ है इनवॉइस, कहाँ है कैश मेमो, कहाँ है। अगर वो नहीं दिखा पाता है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, विंडो ड्रेसिंग है। सर ये कब काम किया जाता है, ये काम किसका है, इस काम को कहते हैं ऑडिट करना। इसी काम को क्या बोलते हैं, ऑडिट करना। ये कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ऑडिटर का काम क्या होता है, जितनी भी अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उन सबका प्रूफ एविडेंस चेक करना और उसे वेरीफाई करना कि जितनी की पर्ची है उतनी की जर्नल एंट्री है या नहीं है। मैनिपुलेट भी तो कर सकता है, इन्वेस्टरों से ज्यादा पैसा लेने के लिए इनकम ज्यादा दिखाएगा, इनकम टैक्स को टैक्स कम करने के लिए इनकम कम दिखाएगा। अपने हिसाब से अकाउंटिंग को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो ये पकड़ेगा कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैसे पकड़ेगा, पर्चियां दिखाओ। पापा ने आपको सामान लेने के लिए भेजा, 1000 रुपए दिए, तुमने कहा इतने खर्च हो गए, पापा बोलेंगे पर्चियां दिखा दे मुझे बस सबकी। तो ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या करता है ये, वेरीफाई। पढ़िए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस लाइक इनवॉइस, बिल, रिसीप्ट्स। ठीक है, ठीक है बेटे, हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल और अजम्पशंस क्लियर कर लिए हैं। आई होप रीड करने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सा आया या कौन सा नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बस सही शब्दों का प्रयोग करना, ये मेरा निवेदन है। कुछ अच्छा ना लिख पाओ तो बुरा भी मत लिखना। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ अपडेट्स कराने हैं कि सर वीडियो बनाते टाइम इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, हमें पढ़ते टाइम ये हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में, और जो लोग सामने हैं वो तो बता ही देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप सो चैप्टर नंबर 3 भी आपका कवर हुआ है थोड़ा सा इसमें, और चैप्टर नंबर 4 का कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। अब आप इस वीडियो को जितनी बार देखोगे एग्जाम में जाने से पहले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। और फिर मैं एडवाइस दे रहा हूं, एक प्रिंसिपल सुनो, फिर पॉज करो, अपनी किताब का रीड करो, डेफिनेटली किताब से मैच करेगा। और बाकी नोट से तो ये छोटे, और ये छोटी छोटी लाइनें हैं, अगर आप 1 वर्ड में लिख के आना चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।